अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कोसिटी एक थिक चीज़ को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थिक हो, लाइक हनी है वो थिक होता है तो उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लूइड जो होता है जब वो फ्लो करने से रुक जाता है, उसको जो मेजर करती है ना, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। लाइक विस्कोसिटी हम कह सकते हैं कि ये किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने से रोकती है। ठीक है। मोर विस्कस फ्लूइड पुअर्स स्लोली एंड नॉन विस्कस फ्लूइड पुअर्स इजीली। मोर विस्कस यानी कि जो ज़्यादा थिक होते हैं, जैसे कि हनी हो सकता है या कोई और चीज़ हम कह लें, तो वो क्या होता है, वो बहुत आराम से किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर पोर की जाती है। लेकिन जो कि नॉन विस्कस होते हैं, यानी कि जैसे हम वाटर होता है, वो क्या होता है कि इजीली फ़्लो कर जाता है, इजीली किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन तक ट्रांसफ़र पोर हो सकता है। कहता है इमेजिन अ स्टायरोफोम कप। एक स्टायरोफोम कप होता है, वो कहता है आप उसको इमेजिन करो। वो कहता है उसके बॉटम में एक होल हो। ठीक है, उसके बॉटम में एक कप है और उसके बॉटम में एक होल हो, सुराख हो। वो कहता है इफ़ यू पोर हनी इनटू द कप ड्रेन्स वेरी स्लोली। वो कहता है कि अगर उस कप के अंदर यानी होल बना हुआ है, उसके अंदर अगर हनी डालेंगे जो कि मोर विस्कस है, थिक है, तो क्या होगा कि वो आराम से नीचे जाएगा। बट ओके, आगे क्या कहता है कि इफ़ यू फिल द सेम कप विद द वाटर, अगर हम वाटर के साथ डालेंगे तो कप ड्रेन्स यानी कि कप में से वो पानी बहुत जल्दी से निकल जाएगा। ये कैसे होता है? दैट इज़ बिकॉज हनीज विस्कोसिटी इज़ लार्ज कंपेयर टू द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। वो कहता है कि इनके हनी का जो विस्कोसिटी है, जो वाटर की विस्कोसिटी है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है, बहुत लार्ज वाला डिफरेंस है कि इनको आपस में कंपेयर हम करते हैं कि अगर होल है तो जो हनी होगा वो बहुत आराम से जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेंसर है, वो थिक है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और वाटर एज़ कम्पेयर टू हनी इसकी लेस डेंस है, फिर थिनर है यानी थिक नहीं है, और इजीली पोर हो जाता है। तो वो कहता है द विस्कोसिटी डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड लिक्विड। पता चल रहा है ना कि वाटर का भी रेट बता रहा है विस्कोसिटी, फिर हनी का भी बता रहा है। सो बेसिकली विस्कोसिटी में क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। वो कहता है जो रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोके उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो बोलते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है और उसको रोकने के लिए जब कोई रेजिस्टेंस अप्लाई की जाती है तो उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। Gases also have viscosity, although it is a little harder to notice it in ordinary circumstances। वो कहते हैं कि गैसेस तो आमतौर पर वैसे हमें नज़र नहीं आती, बट उनकी भी विस्कोसिटी होती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उनको नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमको देखें कि गैस भी थिक होती हैं। वरना हम तो समझते हैं भाई गैस तो नज़र ही नहीं आती, इसका मतलब बहुत थिन है, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रॉपर्टी है अगर, तो उसके अंदर थिकनेस ज़रूर होगी, विस्कोसिटी ज़रूर होगी, बेशक थोड़ी सी हो लेकिन होगी ज़रूर। इन मोस्ट लिक्विड्स, अब लिक्विड्स की बात आ गई है, विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब यहाँ पे विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन बता रहे हैं लिक्विड्स के अंदर। क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी कम होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम होने से विस्कोसिटी बढ़ेगी। सो देयरफॉर इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। वेयर एज, अब वो कहते हैं मोस्ट गैसेस में अगर देखें उसमें क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। मोस्ट लिक्विड्स में विस्कोसिटी का टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप था, जबकि मोस्ट गैसेस में विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि ये लाइटर वेट की होती हैं, थोड़ी सी विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर देने से फास्टली मूव करती हैं। जब इनकी विस्कोसिटी कम होती है तो ये भी फास्टली मूव करती हैं, देयरफॉर इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। It is therefore important to always measure the temperature of a fluid when measuring viscosity। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम विस्कोसिटी को मेजर कर रहे हो ना, उसको देख रहे हो कि इसमें कितनी ये लिक्विड या गैस कितनी विस्कस है, लेस विस्कस है या मोर विस्कस है, तो उसके लिए टेम्परेचर को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में वो इन्वर्सली रिलेटेड है विस्कोसिटी के, और जो गैसेज है उसके अंदर डायरेक्टली रिलेटेड है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। ये जो एन का आपको थोड़ा सा ये साइन दिख रहा है, इसको हम ईटा कहते हैं। ये कोफिशिएंट है विस्कोसिटी का।
विस्कोसिटी की यूनिट्स हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर स्क्वायर मीटर और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड और पास्कल सेकेंड। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम बेस यूनिट से और यूनिट्स को डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स करके, तो आप वो जाके देखिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि किसी हम एक फार्मूले से कैसे इतनी सारी जो है यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी यूनिट्स हैं। ये SI यूनिट हो जाएगी, तो ये हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हमने फाइंड की हैं। द substances that flow easily have small coefficient of viscosity and substances which do not flow easily have large coefficient of viscosity। जो coefficient of viscosity है, जो ईटा है, वो कम होगा अगर तो जो substances है वो easily flow कर जाए लाइक वाटर। लेकिन अगर substances easily flow नहीं करते लाइक हनी, तो उनका viscosity का coefficient लार्ज होगा। फिर आगे कहता है वो कि वाटर एंड एयर हैव लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वाटर और एयर का लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्यों? क्योंकि वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। बट एज compared to them, honey and engine oil have large coefficient of viscosity because they both are denser than the water and air, and they both are more viscous। यहाँ पे वाटर की जो है विस्कोसिटी बताई हुई है हमें कितनी है 8.91 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर या किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो कोई भी यूनिट यहाँ अप्लाई हो सकती है। ये टेबल है जिसमें विस्कोसिटी का कुछ सब्सटेंसेस की विस्कोसिटी दी हुई है। सो ये मे भी पेपर में पूछ लें या ना पूछें, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इस पर। फिर आगे कहता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है? An interesting force in everyday life is the force of drag on a solid object when it is moving in a fluid, either a gas or a liquid। वो कहता है कि जब क्या कहते हैं फोर्स ऑफ ड्रैग, यानी कि ड्रैग फोर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोर्स है। वो बोलते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है ना, वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग फोर्स है जो हमारी एवरीडे लाइफ यानी कि रोज़ाना की रूटीन में यूज़ हो रही है। हम जो एग्जांपल्स हैं ना ड्रैग फोर्स की, हम वो अपनी डेली रूटीन से ले सकते हैं। ठीक है, और ये कब होगी? ये ड्रैग फोर्स जो होगी ये ये सॉलिड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगेगी जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा। अब फ्लूइड गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ड्रैग फोर्स कब लगेगी? जब कोई ड्रैग फोर्स लगेगी किस पर? सॉलिड ऑब्जेक्ट पर। कब लगेगी? जब सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। वो बोलता है हमें भी ड्रैग फोर्स फील हो सकती है व्हेन यू मूव योर हैंड थ्रू वाटर। जब हम वाटर के अंदर से अपना हाथ इस तरह करके घुमाएं, यानी हिलाएं वाटर के अंदर डालकर, तो कहते हैं हमें भी एक ड्रैग फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और वाटर जिसको हम फ्लूइड कहते हैं उसमें गैसेस भी होती हैं। सो हमें वहाँ पे ड्रैग फोर्स फील होगी। सो वी माइट है ऑल्सो फील इट। वो कहते हैं आपको एक और एग्जांपल से वो कह रहे हैं कि जब हम अपना हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, यानी कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम अपने हाथ को इस तरह हिला रहे हैं, तो उस पर भी क्या लगेगी? ड्रैग फोर्स लगेगी। क्योंकि हाथ सॉलिड ऑब्जेक्ट है और जो एयर है, अभी बताया कि फ्लूइड जो होती है वो या गैस हो सकती है या लिक्विड, तो गैस यानी एयर है। सो ड्रैग फोर्स फील होगी। अब आगे वो कहते हैं कि द फास्टर यू मूव योर हैंड द हार्डर इट इज़ टू मूव। जितना आप ज़्यादा हाथ अपना हिलाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसको हिलाना। यानी कि उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है ना, फोर्स उसको रोक रही है उसकी मोशन को। हम जितनी स्पीड उसकी तेज़ करेंगे वो फोर्स ड्रैग फोर्स उतनी इसको रोकने की ज़्यादा कोशिश करेगी। If you stretch out your hand out of the window of a fast moving car, you can easily recognize that considerable drag force has to be exerted on your hand to move it through the air, so you feel a smaller drag force when you tilt your hand। कहता है कि अगर कभी आपने अगर कोई आपकी गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ चल रही है और उसकी खिड़की से आपने अपना हाथ बाहर निकाल कर बहुत तेज़ी से हिलाया हो, तो कहता है आपको ये श्योर है कि आपको पता चल जाएगा कि आप पे एक ड्रैग फोर्स लग रही है जो आपके हाथ को, ठीक है, ऑन योर हैंड, ताकि वो आपके हाथ को क्या कर रही है? एयर में मूव करा रही है उसके अंदर से। लेकिन वो कहता है वो ड्रैग फोर्स स्मॉलर होगी, कम होगी, जब हम अपने हाथ को टिल्ट कर लेंगे, टेढ़ा कर लेंगे। अगर हमारा हाथ ऐसे है तो उस हाथ को ऐसे कर लेंगे तो वो कम ड्रैग फोर्स लगेगी।
अब आगे डेफिनेशन आ रही है, द रिटार्डिंग फोर्स रेजिस्टेंस एक्सपीरियंसेस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड द फोर्स और विस्कस ड्रैग। अब इस ड्रैग फोर्स को हम लोग विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकती है जब वो किसी फ्लूइड से मूव कर रहा हो। हम अगर कहें कि लेट्स सपोज, अभी मैंने आपको कितनी सारी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। अगर कोई वाटर है जैसे हमने ऊपर पढ़ी है, उसके अंदर से हम हैंड को मूव कराएंगे तो उस पर एक फ़ोर्स लगेगी, वो होगी ड्रैग फोर्स। ठीक है, सो ड्रैग फोर्स का सिंबल होगा FD। अब अगर इसने बोला है कि व्हेन द फ्लूइड इज़ अ गैस, अगर फ्लूइड एयर गैस होगी यानी कि एयर, तो उसको हम कहेंगे एरोडायनामिक ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस। लेकिन जब फ्लूइड लिक्विड होगा जैसे कि वाटर, उसको हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक ड्रैग। अब वो कहता है द ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि साइज़, शेप और ओरिएंटेशन, फिर विस्कोसिटी पर भी, रिलेटिव स्पीड पर भी। सो ये फैक्टर्स है जिन पर वो डिपेंड करती है, जिनसे आगे उसका वो फार्मूला बनेगा। अब आगे वो कहता है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स द ड्रैग फोर्स इज़ गिवन बाय स्टोक्स लॉ। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो ड्रैग फोर्स है वो स्टोक्स लॉ से गिवन है। स्टोक्स लॉ किसने किया था? सर जॉर्जी स्टोक्स ने इंट्रोड्यूस कराया था इस इक्वेशन को या इस लॉ को। तो अब इसके मुताबिक क्या वो कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द ड्रैग फोर्स ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो ड्रैग फोर्स है जो किसी भी स्फेरिकल राउंड ऑब्जेक्ट्स पर लग रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस ऑब्जेक्ट के रेडियस r से, वेलोसिटी v से, और जो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है ईटा उससे। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि FD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस r के, FD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस r के, फिर वेलोसिटी v के, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के। अब आप सोच रहे होंगे 6 पाई कहाँ से आ गया? देखें, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना वो होती है FD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि यहाँ का आता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला। सो ये हमने कहा। फिर हम आगे कहते हैं ईटा RV। अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये इक्वलिटी में आया तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है। सो ये जो वैल्यू है 6 पाई ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो ये बहुत ही आसान और इजी सा टॉपिक है। मोस्टली इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनकर आएगा इंशाल्लाह, लॉन्ग नहीं आएगा, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।